वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम पहले समझेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, फिर ग्लोबल वार्मिंग भी देखेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, और फिर इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कुछ गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर और हमारे प्लेनेट को वार्म रखती हैं। हालांकि ये जो इफेक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ, क्योंकि ये टेम्परेचर मेंटेन करता है अर्थ का, हमारे प्लेनेट का, और इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, वाटर साइकिल को सपोर्ट करता है, और इससे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नॉर्मली काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इफ़ेक्ट बढ़ जाए ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इंटेंसिफाई हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है, जो इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो पहले हम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का मैकेनिज्म समझेंगे कि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है। देखिए, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए इसको हम स्टेप्स में लेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है? सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। सन से जो रेडिएशंस आती हैं, खासकर विजिबल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट और IR रेडिएशंस, इनमें से 30% रेडिएशंस पहले ही रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं? बाय क्लाउड्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स और अर्थ सरफेस। इस इफेक्ट को हम कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। ठीक है, और इसके बाद में जो 70% रेडिएशंस बच जाती है वो हमारे अर्थ में या अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसमें 70% रेडिएशंस में कुछ रेडिएशंस अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करता है, कुछ ओशन और कुछ एटमॉस्फेयर, यानी हमारे प्लेनेट में ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती है। सन की रेडिएशंस 70% रेडिएशंस जो ऊपर से आती है, इन रेडिएशंस की वजह से जो प्लेनेट है हमारा, यानी अर्थ जो है, वो वार्म अप हो जाता है, इसकी सरफेस गर्म हो जाती है। और जब सरफेस गर्म हो जाती है तो ये हीट रेडिएशंस इमिट करता है। हीट रेडिएशंस मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट करता है। तो ये हम देखेंगे स्टेप नंबर 2 में, यानी अर्थ सरफेस जब वार्म होगी तो ये इमिट करेगा हीट रेडिएशंस यानी IR रेडिएशंस, जो वापस जाएंगी कहाँ? स्पेस की तरफ, या मैं बोलूँगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और तीसरे स्टेप में क्या होता है? हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर रहता है उसमें बहुत सारी गैसेस रहती है, लेकिन कुछ गैसेस जो हैं वो इन IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इनमें आता है फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या SF6 वगैरह जो सिंथेटिक गैसेस हैं। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनमें ये कैपेसिटी रहती है कि ये IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और इन IR रेडिएशंस को वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के लिए वो यूज़ करते हैं। तो ये गैसेस इन IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ देर के बाद में, इन एब्जॉर्ब करने के बाद में ये इमिट भी करते हैं, लेकिन इमिट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये था तीसरा स्टेप। अब हम चौथे स्टेप में देखेंगे कि क्या होगा। चौथा स्टेप जो है वो री रेडिएशन एंड वार्मिंग। जो मैंने पहले भी बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स, ये जब IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ टाइम के बाद में ये रेडिएशंस वापस इमिट करते हैं, या इससे कम एनर्जी वाले रेडिएशंस ये वापस इमिट करते हैं, और इमिट करते हैं तो ऑल डायरेक्शंस में करते हैं। तो अर्थ की सरफेस की तरफ भी कुछ रेडिएशंस वापस इमिट होती है। उससे क्या होता है? उससे हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ जो है, वो वार्म अप हो जाता है, वार्म हो जाता है। इससे एक स्टेबल टेम्परेचर क्रिएट होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ये जो गैसेस हैं ये पूरी तरह से हीट को वापस जाने नहीं देते। ये हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे प्लेनेट पे कुछ हीट को बचा के रखते हैं, जिससे हमारा प्लेनेट वार्म रहता है। अगर ये इफेक्ट नहीं होगा, यानी अगर ये गैसेस नहीं होंगी और अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, तो विदाउट दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल बी -18 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ 15।
15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है बाय 33 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बढ़ गई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। यानी टेम्परेचर जितना हमें चाहिए, जो फ़ायदेमंद टेम्परेचर है, उस फ़ायदेमंद टेम्परेचर से भी ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनमें ग्लोबल वार्मिंग पावर किस में ज़्यादा है। देखिए, जो SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पावर है वो कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाकी गैसेस की कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, इसलिए ये मेन कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। इतना याद रख लेना, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को, ये जो हमने 4 स्टेप्स देखे ऊपर, ये जो मैकेनिज्म देखा, इसको हम डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं ताकि हमें बात समझ में आ जाए। देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ये सन है, सन से रेडिएशंस आ रही हैं, उसमें से कुछ रेडिएशंस क्लाउड्स के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके साथ टकरा के वापस जाते हैं, कुछ अर्थ की सरफेस पे पहुंच के वापस चली जाती हैं। यानी ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होती, ये रिफ्लेक्ट होती है वापस। लेकिन इसमें 70% रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती है, और ये जो रेडिएशंस है, ये एनर्जी रेडिएशंस है, इससे ये जो अर्थ की सरफेस है वार्म अप हो जाती है, हीट अप हो जाती है थोड़ी। जब ये वार्म सरफेस, यानी जब ये सरफेस गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, तो ये हीट रेडिएशंस इमिट करता है, यानी गर्म रेडिएशंस, जिनको हम IR रेडिएशंस कहते हैं। ये IR रेडिएशन जब ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो दिखा रहा हूँ मैं, ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके री इमिट भी करते हैं, लेकिन री इमिट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, हर तरफ री इमिट करते हैं। और कुछ रेडिएशंस यहाँ पे वापस हमारी ज़मीन की तरफ भी आ जाती है। तो ये मान लो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, ये हीट को बाहर जाने नहीं देते ज़्यादा, यानी पूरी तरह से बाहर नहीं जाने देते। इससे ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये वार्म हो जाता है या ये गर्म रहता है। क्लियर। और कितना गर्म रहता है? बाय 33 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर ये नहीं होंगी तो -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, अगर ये होंगी तो 15 डिग्री। लेकिन अगर ये ज़्यादा होगी तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मैंने ऊपर कहा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। देखिए, इनमें सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल कंबशन। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे पेट्रोलियम, कोल वगैरह को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, और उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। दूसरा, डिफॉरेस्ट्रेशन। अगर हम जंगलों को काटेंगे तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर बाय प्लांट्स कम होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चरिंग कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। तीसरा जो है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हम, उससे नाइट्रस ऑक्साइड बाहर आता है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट में अच्छा रोल प्ले करता है। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पावर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। और एक बात, एग्रीकल्चर वेस्ट जब बर्न करते हैं, जैसे घास वगैरह जो बच जाती है पैडी फील्ड्स में, वो जब बर्न करते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, या जो घास जब सड़ जाती है ज़मीन में उससे मीथेन गैस बाहर निकलती है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। चौथा जो एक प्रोसेस है वो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो चौथा फैक्टर है। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में या बाकी रबर वगैरह इंडस्ट्रीज़ में, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है या बाकी गैसेस का इमिशन होता है। इसी तरह से फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन होता है, तो इससे इन गैसेस की लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। पांचवा जो है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। लैंडफिल्स में जब हम कचरा जमा करते हैं ना, तो वहाँ से मीथेन गैस
प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर है। इसका ग्लोबल वार्मिंग पावर कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, ये बात याद रखना। अब हम देखते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो गया तो क्या हो सकता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो गया तो इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और इससे मोर फ्रिक्वेंट और इंटेंस हीट वेव्स प्रोड्यूस होंगी, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा। और दूसरी बात, मेल्टिंग ऑफ आइस, जो आइसबर्ग्स वगैरह है वो मेल्ट होंगे, उससे सी लेवल बढ़ जाएगा, और सी लेवल बढ़ने से जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं या कोस्टल सिटीज़ है या आइलैंड्स है उनको खतरा है, इकोसिस्टम के लिए डेंजरस है। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया एटमॉस्फेयर में तो उससे ओशन की एसिडिफिकेशन होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में मिल जाता है वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, जो टूट के H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन प्लस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन देता है, और ये प्रोटॉन्स कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, उससे जो कार्बोनेट्स की अवेलेबिलिटी है फॉर कोरल्स एंड शेलफिश एट्सट्रा वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कोरल्स और शेलफिश को ये कार्बोनेट्स चाहिए होते हैं टू बिल्ड अप देयर स्केलेटन एंड शेल्स, यानी जो उनके प्रोटेक्शन और स्केलेटन के लिए कार्बोनेट चाहिए वो नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, उससे उन कोरल्स और शेलफिश को भी खतरा है, उनकी लाइफ को खतरा है। और ये खतरा कैसे बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड समुंदर में यानी पानी में मिल के वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। क्लियर। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम, देखिए बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हैबिटेट अपना लूज़ करते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर किसी एरिया में बढ़ जाता है तो वहाँ पे वो रह नहीं पाते, इसलिए बहुत सारे एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे एरियाज़ में जो परिंदे पहले रहते थे, जो बर्ड्स पहले रहते थे, वो अब नहीं दिखते हैं। तो एक्चुअल में वो ग्लोबल वार्मिंग का ही एक मतलब इफ़ेक्ट है। ये एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स कूलर रीजन्स, इससे क्या होता है, इकोसिस्टम चेंज होता है और फूड चेन में प्रॉब्लम आता है। क्लियर, फूड चेन बिगड़ जाता है उस एरिया का, उस पर्टिकुलर रीजन का। इसी तरह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से तूफ़ान आते हैं या फिर फ्लड्स आते हैं या ड्रॉट्स आते हैं, यानी कहत साली होती है, या इस तरह से जंगलों में आग लग जाती है, वाइल्ड फायर जिनको हम कहते हैं, तो ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। इसी तरह से इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, देखिए अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा तो उससे बर्फ़ और बारिश के जो पैटर्न है वो बिगड़ जाएंगे, और उससे ज़मींदारों को यानी जो खेती बाड़ी करते किसानों को उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। क्रॉप फील्ड्स कम होते हैं, या बारिश किसी गलत मौसम में आ गए, खासकर जो कॉटन वगैरह के काम करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उनको बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है। इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ रिस्क, देखिए टेम्परेचर बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अगर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर पोल्यूशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और एयर पोल्यूशन से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ में इंक्रीज़ होता है, मलेरिया देखिए आप बढ़ जाता है, डेंगू एट्सट्रा, ये जो बीमारियां ये उन एरियाज़ में बढ़ जाती हैं। अब इसको मिटिगेट कैसे किया जाए, यानी कम कैसे किया जाए या ख़त्म कैसे किया जाए इस ग्लोबल वार्मिंग की टेंशन को, उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जैसे ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या जो बाकी टॉक्सिक गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होंगी या कम होंगी। इस तरह से एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसेस अगर हम यूज़ करेंगे जिनमें एनर्जी लॉस ज़्यादा ना हो, तो उससे भी हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह से डिफॉरेस्ट्रेशन की जगह रिफॉरेस्ट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाएंगे तो उससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारे एरियाज़ में अभी आजकल कार्बन कैप्चरिंग और स्टोरेज सेंटर बनाए जाते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है एटमॉस्फेयर में कम होगा। इसी तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस कर सकते हैं। और जो लास्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्लोबल कोऑपरेशन थ्रू फ्रेमवर्क सच एज पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, यानी
ग्लोबल कोऑपरेशन के ज़रिए से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। हम कुछ रूल्स सेट कर सकते हैं कंट्रीज़ के लिए, हर एक कंट्री के लिए, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ रूल सेट कर सकते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। वो अगर कंट्रोल हो गया तो उससे ग्लोबल वार्मिंग पे अच्छा सा कंट्रोल आ सकता है। तो आई होप ये जो लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।